कहते हैं कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। और आज हम एक ऐसे ही लेखक की बात करने वाले हैं जिनकी कलम सच में एक हथियार की तरह थी। मुल्कराज आनंद। हाँ बिल्कुल। Scroll.in में एक लेख आया है, उसी के आधार पर आज हम उनके जीवन और उनके काम की थोड़ी, आप कह सकते हैं, गहन पड़ताल करेंगे। जरूर। ये चर्चा देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, पर जो लोग भी समकालीन मुद्दों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी दिलचस्प हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद का सफर भी कमाल का रहा है। अमृतसर की गलियां, फिर लंदन, स्पेन का गृह युद्ध, बीबीसी, कहाँ नहीं। हाँ बहुत कुछ है। शुरुआत उनके सबसे जाने माने कामों से करते हैं, अनटचेबल और कूली। मतलब ज्यादातर लोग उन्हें इन्हीं से जानते हैं। सही कहा। इन किताबों ने, खासकर अनटचेबल ने, जो समाज का सबसे निचला तबका था, अछूत जिन्हें कहते थे, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। बाखा की कहानी ने तो हलचल मचा दी थी। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बाका की कहानी कोई अकेली नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब ये उस समय जो दुनिया भर में चल रहा था ना, जहाँ हाशिए पे पड़े लोग अन्याय से लड़ रहे थे, उसका हिस्सा थी। जैसे अमेरिका में रिचर्ड राइट का नेटिव सन, अच्छा। शिकागो का वो बिगर थॉमस, हाँ। या फिर जॉर्ज ऑवेल का डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। हाँ। उन्होंने पेरिस और लंदन के गरीबों की हालत दिखाई। तो आनंद ने भी अनटचेबल से, मतलब भारत के संदर्भ में, वही सामाजिक क्रूरता दिखाई। तो ये एक तरह से ग्लोबल कनेक्शन था, जातिवाद, नस्लवाद, वर्ग संघर्ष। बिल्कुल, उन्होंने इन सबको जोड़ा। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और आनंद सिर्फ लिख ही नहीं रहे थे, वो जी भी रहे थे अपनी विचारधारा को। किशोरावस्था में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जेल भी गए। हाँ बिल्कुल, वो क्रांतिकारी ग्रुप से जुड़ गए थे। फिर पिता ने मदद की तो लंदन चले गए पीएचडी करने। और लंदन में क्या हुआ? क्या वहां के बौद्धिक माहौल ने उन्हें बदला भी, और शायद थोड़ा मोहभंग भी हुआ। उन्होंने देखा कि भाई वहां भी जो मजदूर वर्ग है उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, भारत जैसी ही मुश्किलें हैं। अच्छा। तो इससे उनका जो एंटी इंपीरियलिज्म वाला नजरिया था और जो मार्क्सवादी विचार थे वो और पक्के हो गए। वो 1926 में ब्रिटिश कोयला खनिकों की हड़ताल में शामिल हुए, मार्क्सवादी स्टडी सर्कल से भी जुड़े। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरफ सक्रिय थे। हाँ बिल्कुल। और लंदन में उनकी मुलाकातें भी बड़ी जबरदस्त रहीं। एएम फॉस्टर जाते बड़े लेखक, उन्होंने ही अनटचेबल की प्रस्तावना लिखी थी। हाँ, फॉस्टर ने, और वर्जीनिया वुल्फ का जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था, वो उस समय का बहुत प्रभावशाली साहित्यिक मंडल था। लेकिन सुना है वो इन मंडलों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, कुछ आलोचना भी करते थे। हाँ, उन्होंने वहाँ जो औपनिवेशवाद समर्थक रवैया देखा या जो छिपा हुआ नस्लवाद महसूस किया, उसकी खुलकर आलोचना की। वो लिखते हैं कि कैसे भारतीयों को कमतर समझा जाता था, ये सुनकर उन्हें गुस्सा आता था। कमियों को देख पा रहे थे और बोल पा रहे थे। ये हिम्मत की बात है। और फिर स्पेनिश गृह युद्ध, ये तो और भी आगे की बात हो गई। बिल्कुल, फांसीवाद के खिलाफ लड़ने स्पेन पहुंच गए। जनरल फ्रैंको का विद्रोह हुआ था तो ये रिपब्लिकन सरकार की तरफ से लड़ने गए। जॉर्ज ऑरवेल भी वहीं थे। हाँ, ऑरवेल का तो जिक्र आता है, उन्हें गोली भी लगी थी शायद वहाँ। हाँ, गोली लगी थी। तो ये कोई मतलब सिर्फ रोमांच के लिए नहीं था, ये उनके कन्विक्शन की बात थी, फांसीवाद के खिलाफ एक लेखक का स्टैंड। और ऑरवेल के साथ तो उनका साथ आगे भी रहा, बीबीसी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प दौर था। दोनों ने मिलकर बीबीसी में काम किया। खासतौर पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज का प्रोपेगेंडा था एक्सिस पावर्स की तरफ से, उसका मुकाबला करने के लिए रेडियो कार्यक्रम बनाए। जैसे वो न्यू वेपन्स ऑफ वॉर वाला कार्यक्रम। हाँ, जिसमें युद्ध से जुड़े शब्दों के मतलब समझाते थे। अब ये कितना सफल रहा इस पर तो खैर बहस हो सकती है, लेकिन कोशिश यही थी कि फाशीवाद के नैरेटिव का जवाब दिया जाए, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाए। और ये बात भी तो गौर करने वाली है कि आनंद और ऑरवेल दोनों ने समाज के सबसे निचले तबके को समझने के लिए खुद बहुत कुछ सहा। सच में, आनंद ने साबरमती आश्रम में दलितों के साथ रहकर उनके काम किए, और ऑरवेल ने पेरिस और लंदन की बस्तियों में बर्तन मांझे, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर जिया। बाप रे। आजकल कौन करेगा ऐसा? शायद इसीलिए उनके लेखन में वो ताकत है, वो सच्चाई है, वो अनुभव से आई है। सही बात है। फिर युद्ध खत्म हुआ, भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। आनंद भारत लौटे और यहाँ उन्होंने 1946 में मार्ग पत्रिका शुरू की। ये क्या था? मार्ग यानी मॉडर्न आर्किटेक्चरल रिसर्च ग्रुप। ये बहुत अहम है। इससे पता चलता है कि आनंद सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थे, वो कला, आर्किटेक्चर, संस्कृति, इन सब के जरिए एक नए आधुनिक भारत की कल्पना कर रहे थे। हाँ, उनकी दिलचस्पी कई दिशाओं में थी। बिल्कुल,
ये उनके विजन को दिखाता है। तो अगर हम समेटें तो आनंद का पूरा जीवन ही जैसे एक संघर्ष था। लेखन, एक्टिविज्म, ब्रॉडकास्टिंग, हर मंच का इस्तेमाल किया उन्होंने, सत्ता को चुनौती देने, अन्याय को दिखाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी विरासत यही याद दिलाती है कि लिटरेचर सिर्फ आईना नहीं है, वो एक हथियार भी हो सकता है अन्याय के खिलाफ। बस उसे सहानुभूति और एक दृढ़ विश्वास के साथ चलाने की जरूरत है। और आज के समय में जब सेंसरशिप की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमलों की बात होती है, तो उनका जीवन और काम मतलब और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हम आनंद की तरह अपने मंच का, अपनी आवाज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सामाजिक अन्याय के मुद्दों पर बोलने के लिए। खैर, हम श्रोताओं को जरूर कहेंगे कि मुल्कराज आनंद की रचनाएं पढ़ें, उन्हें और जानें। जरूर पढ़नी चाहिए। या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, हमें इंतजार रहेगा। हम यूपीएससी और सामान्य जागरूकता से जुड़े अहम विषयों पर ऐसी ही बातचीत लेकर आते रहेंगे।